नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश चौधरी पराक्रम अकेडमी बनाड़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा टॉपिक मानव पाचन तंत्र चल रहा है और पिछले लेसन में हमने मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा की थी। आज हम मानव पाचन तंत्र के दूसरे भाग सहायक पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों, मानव पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथियां। मानव पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथियों में हमने पढ़ा था मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के बारे में, तथा आज हम अध्ययन करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के बारे में। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको लीवर, जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। मित्रों, यकृत जो है इसकी कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है जो इस गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। यानी यकृत की नलिकाओं से जो पीत रस है ये बनने के बाद इस एक पतली पेशीय झिल्ली में आकर जमा होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। उसके बाद इस गॉल ब्लैडर से जो पीत रस है ये अपने छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में आकर मिलता है। इस पीत लवण में मित्रों कई प्रकार के लवण एवं वर्णक पाए जाते हैं। बात करें मित्रों यकृत की, तो इसमें एक मुख्य तथ्य में है इसकी कोशिकाएं। कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें पुनरुत्पादन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये अपनी यकृत की कोशिकाएं होती है। यकृत के अंदर विल्सन संपुट पाए जाते हैं। यकृत के अंदर विल्सन संपुट पाए जाते हैं। इन विल्सन संपुट के अंदर कोशिकाएं होती है जिन्हें कुफर कोशिकाएं कहा जाता है। जो ये कुफर सेल्स होती है इनकी कोशिकाएं, इनकी पुनरुत्पादन क्षमता सर्वाधिक होती है। इसीलिए यकृत के पूरे अंग का दान न करके इसका अंश दान ही किया जाता है। ये जो कुफर कोशिकाएं हैं यह बक्सी कोशिकाएं होती है, अर्थात यह आरबीसी तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। आरबीसी एवं जीवाणुओं का भक्षण करती है तथा इनकी रीजनरेशन पावर सर्वाधिक होती है। यकृत जो है यह पीत रस का लगातार श्रवण करते रहता है और प्रतिदिन यह 600 ml पीत लवण का स्राव करता है। यकृत के यदि हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है पीत रस का लगातार श्रवण करना। इसके अलावा यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचय करता है। इसके अलावा मित्रों यह कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करता है। कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करता है। इसके अलावा मित्रों यह प्रति स्कंदक हिपेरिन का श्रवण भी करता है। यानी खून के अंदर अपने जो प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पाया जाता है हिपेरिन, उसका श्रवण भी कौन करता है? यकृत। तो यकृत हिपेरिन का श्रवण करता है। इसके अलावा मित्रों यह भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण भी करता है तथा बाद में यह रक्त के निर्माण के लिए आयरन का स्टोर भी करता है। तो यह
रक्त का निर्माण भी करता है। इसके अलावा मित्रों यह यूरिया का संश्लेषण भी करता है। यूरिया का संश्लेषण करना तथा यकृत का एक और कार्य होता है, यह विषाक्तता को समाप्त करता है, जहरीलेपन को खत्म करता है। विषाक्तता समाप्त करता है। यकृत के इतने सारे कार्य हो गए मित्रों। यकृत आरबीसी और ये जो जीवाणु है इनका भक्षण करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करता है, हिपेरिन का श्रवण करता है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण करता है तथा उसके बाद रक्त के निर्माण के लिए आयरन का स्टोर करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, विषाक्तता को समाप्त करता है। इतने सारे कार्य हो गए अपने यकृत के। इसके बाद हम बात करें मित्रों, यकृत मुख्यतः पीत रस का श्रवण करता है। किस रस का? पीत रस का, बॉयल जूस का। इस बॉयल जूस में मित्रों क्या होता है, यह पाचन के लिए क्यों आवश्यक है? बॉयल जूस के अंदर किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते, ये किसी भी प्रकार की कैटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं करता, तो फिर ये पाचन में आवश्यक क्यों है? तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, पीत रस में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते, एंजाइम नहीं होते। इसके अंदर होते हैं लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टेरोकोलेट। पीत रस में मित्रों सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टेरोकोलेट लवण पाए जाते हैं। यह लवण मित्रों वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वसा का इमल्सीकरण करते हैं। इमल्सीकरण का मतलब जिस प्रकार हम दूध के अंदर घी लेते हैं और घी ऊपरी सतह पर तैरता है, ठीक उसी प्रकार वसा भी जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए ये हमारे शरीर में घुलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दूध को चम्मच से जोरदार हिलाते हैं, जिससे जो वसा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। यही कार्य हमारे पाचन तंत्र में ये सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट करते हैं। यह वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देते हैं, इसे वसा का इमल्सीकरण करना कहते हैं। तो वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं पीत रस के लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट। इसके अलावा मित्रों इसके अंदर दो वर्णक भी पाए जाते हैं, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन। ये मित्रों वर्णक है जो पीत रस को हल्का हरा पीला बनाते हैं। पीत रस जो है यह गाढ़ा हल्का हरा पीला होता है। यदि इसके प्रकृति की बात करें तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पीत रस हल्का गाढ़ा हरा पीला क्षारीय प्रकृति का द्रव होता है। इसके अलावा बात करें मित्रों इसके पाचन की, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई, के। इनके पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गए मित्रों अपने यकृत के कार्य तथा यकृत में पाई जाने वाली कोशिकाएं के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं मित्रों
दूसरी सहायक ग्रंथि यह होती है अपने पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय कहा जाता है। अग्नाशय, अग्नाशय से मित्रों पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। बात करें मित्रों अग्नाशय की, तो यह जो है यह मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात ये एंजाइमों को भी छोड़ती है तथा हार्मोन्स का भी श्रवण करती है। अंतःस्रावी है और बहिःस्रावी भी है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अग्नाशयी रस छोड़ती है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा इसे अंतःस्रावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन भी छोड़ती है। इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन हार्मोन्स का श्रवण भी करती है, इसलिए यह मिश्रित ग्रंथि है। बात करें मित्रों अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, तो यह मिश्रित ग्रंथि होने का मुख्य कारण है कि यह बहिर्स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। बहिर्स्रावी ग्रंथि में मित्रों यह अग्नाशयी द्रव जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है उसका श्रवण करती है, जिसमें 98% जल तथा एंजाइम तथा सोडियम बाइकार्बोनेट्स लवण पाए जाते हैं। 98% जल, एंजाइम्स तथा सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात लवणों का स्राव करती है, इसलिए इसे बहिःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन्स का श्रवण भी करती है, सिक्रेशन भी करती है, और हार्मोन में यह इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन्स का श्रवण करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मित्रों छोटी आंत में पूर्ण पाचन होने का कारण भी यह अग्नाशयी ग्रंथि है, क्योंकि इसमें से लगभग 24 प्रकार के एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन सभी का पाचन कर देते हैं। इसलिए इससे स्रावित होने वाले रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन तीनों का पाचन कर देती है। अब बात करें मित्रों अन्य रस की, तो इसमें एक आंत्र रस होता है जो आंत्र कोशिकाओं द्वारा ही छोड़ा जाता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जो प्रतिदिन 2 से 3 लीटर छोड़ा जाता है। यह आंत्र कोशिकाओं द्वारा ही छोड़ा जाता है और छोटी आंत के अंदर ही स्रावित होता है। इसमें अंतिम एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपको माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और इलेप्सिन इन सभी को तोड़ता है तथा उसको कोशिकाओं द्वारा अवशोषण योग्य बना देता है। तो इसके अंदर एक और रस पाया जाता है जिसे आंत्र रस कहते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों भोजन के पाचन की क्रिया विधि के बारे में। पाचन की क्रिया विधि। भोजन का पाचन मित्रों मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, यानी मुख गुहा के अंदर जो अपनी सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो लार ग्रंथियां हैं, यह भोजन का पाचन प्रारंभ कर देती है। और लार ग्रंथियों में उपस्थित टाइलिन जो एंजाइम है, जो एमाइलेज का भाग है टाइलिन,
यह अपने स्टार्च का पाचन कर देता है तथा स्टार्च का पाचन करके यह हल्की शर्करा माल्टोज में बदल देता है। और मैंने कहा था मित्रों, मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा के अंदर जो लार है, इसके अंदर उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो है वह आपके स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और ये माल्टोज जो होती है यह डाइसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड यानी ग्लूकोज के दो अणु होते हैं जो हल्की मीठी शर्करा होती है। हल्की मीठी शर्करा होती है। स्टार्च जो है ये आपका पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड होता है, इसको यह डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देती है। और मैंने कहा था 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा के अंदर हो जाता है, बाकी वाला पाचन अपने स्टोमक एवं छोटी आंत में होता है। इसके अलावा बात करें मित्रों इस ग्रास नलिका की, ओसोफेगस की, तो इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। यहाँ भोजन रुकता भी नहीं है और एंजाइम भी नहीं आके मिलते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। उसके बाद बात करें मित्रों स्टमक की, अमाशय की, तो अमाशय में मित्रों, अमाशय के अंदर, अमाशय, इसके अंदर मैंने कहा था ऑक्सिंटिक सेल होती है। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती है जो अपने HCl का श्रवण करती है, HCl को स्रावित करती है। यह HCl तीव्र अम्ल होता है जिसका pH मान 1.8 होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। मुख गुहा के अंदर भोजन बोलस कहलाता है तथा आमाशय के अंदर भोजन अम्लान कहलाता है। यानी बोलस अब अम्लान में परिवर्तित हो गया है क्योंकि इसमें HCl मिल गया है। इस HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन, यह पेप्सिन में बदलता है। ये पेप्सिन जो है यह एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद यह पेप्सिन प्रोटियोज में बदल जाता है और बाद में ये प्रोटियोज पेप्टोन्स में बदलता है। तो HCl की उपस्थिति में ही यह क्रिया होती है और हमें पेप्सिन एंजाइम मिलता है। इसके अलावा जो हमें रेनिन मिलता है यह भी प्रोरेनिन से बनता है और प्रोरेनिन जो है यह HCl की उपस्थिति में ही रेनिन में बदलता है। रेनिन एंजाइम मित्रों कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में परिवर्तित करता है। जो दूध में उपस्थित होता है कैसिनोजन, कैसिनोजन को बदलता है किसमें? कैसीन में। तो यह प्रोटीन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है रेनिन। इसके अलावा बात करें मित्रों तो इसमें पाया जाता है म्यूकस। यह म्यूकस आमाशय की भीतरी दीवारों का शरण होने से रोकता है, उसको शरण होने से बचाता है, क्योंकि हमारा HCl जो है यह अत्यधिक तीव्र अम्ल होता है। तो इसकी तीव्रता को कम करने के लिए जो इस जठर ग्रंथियों की जो ये भीतरी दीवारें हैं इसको रोकने के लिए म्यूकस का स्राव होता है। इसके अलावा मित्रों एक और एंजाइम्स होता है जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज यह मित्रों वसा को ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ग्लिसराइड
यह वसा को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यह क्रिया होती है मित्रों पाचन की, यह अपने आमाशय के अंदर होती है और आमाशय में भोजन अम्लान कहलाता है। इसके बाद भोजन जो होता है वह जठर निर्गम्य अवरोधनी, इधर एक ब्लॉक पाया जाता है जो भोजन के गति को नियंत्रित करता है, अर्थात यहाँ पर मिक्स होने के बाद ही धीरे धीरे भोजन को आगे ड्यूडेनम भाग में छोड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अवरोधनी पाई जाती है जिसे जठरागम अवरोधनी कहा जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकती है। इसके अलावा मैंने आपको आमाशय के 3 भाग बताए हैं, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक, यह 3 भाग आमाशय के अंदर होते हैं। उसके बाद जो ये अम्लान है यह धीरे धीरे अपने छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में आता है। तो अब बात करते हैं मित्रों छोटी आंत की। तो छोटी आंत के अंदर मित्रों 3 प्रकार के पाचक रस आके मिलते हैं। छोटी आंत में पाचन क्रिया, तो छोटी आंत में मित्रों 3 प्रकार के पाचक रस आके मिलते हैं, जिसमें पहला है पीत रस। पीत रस कौन छोड़ता है? अपना लीवर, जो गॉल ब्लैडर में पहले संचित रहता है और फिर गॉल ब्लैडर से अपने ड्यूडेनम भाग में आता है। 600 ml पर डे इसका श्रवण होता है। तो पीत रस में मैंने आपको बताया था मित्रों 2 प्रकार के लवण होते हैं जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट। तो ये जो लवण होते हैं ये किसका पाचन करते हैं? वसा का पाचन, और वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं। इसके अलावा यह मित्रों यह क्रिया जो होती है यह अपने ग्रहणी में होती है, ड्यूडेनम में होती है। इसके अलावा बात करें मित्रों दूसरे रस की, तो यह रस अपने पैनक्रियाज छोड़ता है, जिसे पैनक्रिएटिक जूस या अग्न्याशयी रस कहा जाता है। अग्न्याशयी रस, इस रस के अंदर मित्रों कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज, यह मुख्य एंजाइम्स हैं। इसके अलावा ये 24 प्रकार के एंजाइम्स छोड़ता है। टोटल 24 प्रकार के हैं, लेकिन 24 में से यह मुख्य एंजाइम्स हैं जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड इनका पाचन कर देते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। मित्रों इसमें ये जो ट्रिप्सिन है, यह ट्रिप्सिन उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करता है। उत्प्रेरक की भांति कैसे कार्य करता है? तो मित्रों यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यह स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तथा स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा बात करें मित्रों हम तीसरे जूस की, तो यह आंत्र जूस होता है, आंत्र रस होता है। यह आंत्र कोशिकाओं द्वारा छोड़ा जाता है, जो छोटी आंत के क्षुद्रांत्र भाग में मिलता है, इलियम भाग में मिलता है। इसके अंदर मित्रों माल्टेस, सुक्रेस,
लैक्टेज तथा इरेप्सिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। माल्टेज जो है वह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज जो है यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है तथा ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज इसमें बदलता है। इसके अलावा मित्रों जो ये इरेप्सिन है यह अपने प्रोटीन के अवयव डाई एवं ट्राई पेप्टाइड को डाई पेप्टाइड एवं ट्राई पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। एमिनो अम्ल में बदलता है। इस प्रकार पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। इसलिए यदि हमें पूछा जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो हम कहेंगे भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। जो अपचित भाग है भोजन का अपचित भाग यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है और पचे हुए भाग का जो अपने छोटी आंत है इसकी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और अपचित भाग अपने बड़ी आंत में सीकम, कोलोन और रेक्टम में घूमता है। सीकम और कोलोन में बड़ी आंत के अंदर अपचित भोजन में से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है तथा ठोस बचा भाग यहाँ पर रेक्टम में मलाशय में इकट्ठा कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है और उसके बाद हम इसका उत्सर्जन कर देते हैं। तो मित्रों यह हुआ अपने पूरा पाचन तंत्र। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों यह आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।